तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, आई थिंक 11 में पढ़ा होगा या फिर बीकॉम में पढ़ा होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। तो आज मैं ये सभी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, पहले उसको जान लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस का क्या मतलब है और ये क्या है। सबसे पहले इसके मीनिंग से शुरुआत करते हैं। तो इसका जो मतलब है वो है इंटरनेशनल बिजनेस। सॉरी, पहले मैं आपको अपने शब्दों में कुछ बता दूं, फिर उसके बाद में इसको पढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जब इंटरनेशनल का बात हो रहा है यानी कि नेशनल लेवल की बात हो रही है, तो बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस, तो इंटरनेशनल बिजनेस से मिलकर ये बनता है कि जब एक देश दूसरे देश में अपने बिजनेस को करता है, यानी कि एक देश यानी कि जैसे अमेरिका है और अ, दूसरी कंट्री है हमारे पास में। मैं भी आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से। जैसे कि हमारे पास में ये इंडिया है, ये हमारे पास में ये इंडिया है और ये हमारे पास में अमेरिका है। अब इंडिया और अमेरिका जब आपस में किसी बिजनेस या किसी वस्तु को खरीदेंगे या बेचेंगे, तो ये नेशनल लेवल की बात हो रही है। क्योंकि अगर इंडिया इंडिया में ही अपने अगर प्रोडक्ट को या वस्तु को, किसी भी आइटम को बेचता है, गुड्स को, तो वो नेशनल लेवल की बात नहीं है, वो स्टेट लेवल की बात है, क्योंकि वो स्टेट में बेचेगा अपने आइटमों को। लेकिन यहाँ पर जब नेशनल लेवल की बात हो रही है तो यहाँ पर इंडिया, सीधी सी बात है, इंडिया बाहर के देशों में बेचेगा। इंडिया जैसे कि अमेरिका में अपने वस्तुओं को सेल करेगा, या फिर चाइना में, या फिर और जो भी अफ्रीका वगैरह, जो भी जितने भी हमारे जो हैं वर्ल्ड में जितने भी बाहर के देश हैं, उनमें अपने जो वस्तुओं को या गुड्स को बेचेगा। अब आगे ये जो डेफिनेशन इन्होंने दी है इसको जाने, तो इसमें बताया गया है कि इंटरनेशनल बिजनेस में दो या दो से अधिक देशों के मध्य ऐसी सभी क्रियाएं शामिल हैं जिनमें उत्पादों सेवाओं से संबंधी व्यवहार होते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है उसमें दो या दो से अधिक, यानी कि एक देश होगा नहीं, क्योंकि एक देश कभी भी नेशनल लेवल पर कोई काम नहीं कर सकता है। तो एक देश या अधिक देश, जब उन दोनों देशों के बीच में या अधिक देशों के बीच में सभी व्यावसायिक यानी कि बिजनेस से रिलेटेड, खरीदने या बेचने से रिलेटेड कोई भी क्रिया या कोई भी कार्य किया जाता है जिसमें गुड्स और सर्विस से संबंधित व्यवहार या ट्रांजैक्शन है, वो सभी इंटरनेशनल बिजनेस में आती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए इसको इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि संसाधनों के व्यवहारों में इंटरनेशनल स्तर पर। अब यहाँ पे है कि संसाधन यानी कि हमारे पास में कितने संसाधन हैं, कितने कम्युनिकेशन हैं हमारे पास में। तो यहाँ पे है संसाधनों के व्यवहारों में इंटरनेशनल स्तर पर उत्पादों व सेवाओं के उत्पादन हेतु पूंजी यानी कि कैपिटल व मानवीय संसाधन से संबंधित व्यवहार भी शामिल है। तो कहने का मतलब ये है इस पूरी डेफिनेशन में कि जो भी क्रियाएं पैसे से संबंधित और गुड्स और सर्विस से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, परचेज करना है, ये जो काम किए जाते हैं नेशनल लेवल पर एक देश से दूसरे देश में, तो उनके बीच में जो सब काम किए जाते हैं उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आप डायग्राम को देख सकते हैं, इस डायग्राम में कितने बढ़िया तरीके से समझाया गया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे जो है इसका दूसरा शब्द बताया गया है। इसका शब्द बोल सकते हैं, मीनिंग बोल सकते हैं, दूसरा मीनिंग बताया गया। तो दूसरा जो इसका मीनिंग है वो है इंटरनेशनल बिजनेस का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के मध्य किए जाने वाले सभी तरह के कॉमर्शियल व्यवहार को इसमें जब शामिल किया जाता है, जैसे क्रय विक्रय, जैसे कि क्रय विक्रय, निवेश, परिवहन आदि। यानी कि इसमें भी वही बात बताई गई है कि दो देश होने चाहिए, दो देशों के बीच में जो सभी कॉमर्शियल व्यवहार में गाइस वही चीजें आती हैं जो पैसे से रिलेटेड होती हैं।
हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कॉमर्शियल आइटम वही होती है जो कि पैसे से रिलेटेड होती है। तो इसमें जो सबसे पहले बताया है कि विक्रय यानी कि बेचना है सामान को, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बेचना है, वो भी इंटरनेशनल बिजनेस से संबंधित है, वो भी इसमें शामिल है। अगर निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी, और परिवहन ये भी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सभी, इन्वेस्टमेंट भी सभी, और सेल्स का काम है वो भी सभी, वो सभी इसके अंदर आता है दोस्तों। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। इस डायग्राम को देखकर आप कुछ थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल में अब हम बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताओं की तरफ चलते हैं। इसकी जो पहली विशेषता है वो है उत्पादों व सेवाओं का स्वतंत्र व्यापार। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको इनको ध्यान से समझना है। तो इसकी जो पहली विशेषता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पादों व सेवाओं के आयात व निर्यात के लिए उदार नीति अपनाई जाती है। उदार नीति क्या होती है इसके ऊपर मैं अभी कुछ दिनों के बाद में वीडियो बनाऊंगा, आपको वहां से समझ आ जाएगा। फिलहाल में आपको सिर्फ इतना समझना है कि इसके लिए आयात व निर्यात के लिए उदार नीति अपनाई जाती है, और आगे कि विभिन्न देशों के मध्य उत्पादों और सेवाओं के क्रय विक्रय पर लगी टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाया जाता है। इसका जो मेन पॉइंट है इस कैरेक्टरिस्टिक्स का वो है कि बाधाओं को हटाया जाता है, ताकि ये स्वतंत्र तरीके से यानी कि पूरे तरीके से व्यापार को, स्वतंत्र तरीके से व्यापार को कर सके। हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, यानी कि कैपिटल का जो है वो स्वतंत्र प्रवाह, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी यानी कि फॉरेन कैपिटल व फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रवाह यानी कि फ्लो के लिए खोलना तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगी रुकावटों को समाप्त करने से है। यानी कि जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी, इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनियां हैं, उनके जो प्रवेश पर जो रुकावट लगी हुई है, रोक लगी हुई है, कई तरह की रोकें होती हैं लगी हुई, उस रोक को ये समाप्त करती है यानी कि हटाती है, ये इसका मेन मकसद है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर। ये इसका थर्ड पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको इनके बारे में भी दोस्तों पता होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में आपको अब बता देता हूँ कि जो इसका लास्ट पॉइंट है लेबर का वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में श्रम के विभिन्न देशों के मध्य अंतर व बाहरी प्रवाह को स्वतंत्र किया जाता है। यानी कि अंतर से आप क्या समझते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। विभिन्न देशों के मध्य यानी कि कई देशों के बीच में, अंतर व बाहरी यानी कि एक देश और दूसरे देश, यानी कि एक देश अगर मैं इंडिया से हूँ तो मैं अंतर हूँ, अंतर देश से हूँ, और दूसरा मान लेते हैं अमेरिका है तो वो बाहरी देश है। तो बाहरी विभिन्न देशों के मध्य अंतर व बाहरी प्रवाह को स्वतंत्र किया जाता है। यानी कि दोनों देशों के जो भी श्रम है उसको स्वतंत्र किया जाता है। श्रम के स्वतंत्र प्रवाह यानी कि जो श्रम है उसका पूरी तरीके से स्वतंत्र तरीके से प्रवाह होना चाहिए, इंडिपेंडेंस तरीके से फ्लो होना चाहिए लेबर का। ये इसका थर्ड पॉइंट था। अब दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। ये है कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपको कंसेप्ट पता है तभी आप इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट के बारे में ही पता नहीं होगा तो आप ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आपको पता होगा आप थोड़ा बहुत ही लिख सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। पहला कंसेप्ट है इसको पहले तो मैं बता दूं, इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। 4 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग पहला है ये। दूसरा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट।
इन कंसेप्ट को इन्होंने पहले 4 भागों में डिवाइड किया है, फिर 3 जो इसके जो 4 भाग हैं उनमें से 3 भागों को इन्होंने और डिवाइड किया है 3-3 भागों में। तो जो इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका जो मेन पॉइंट है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड। आपको ये भी पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरा पॉइंट है इसका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है आगे 3 पार्टों में। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में है बैलेंस ऑफ पेमेंट, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जो हमारे पास में नीचे आता है थर्ड पॉइंट है वो है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है डीवैल्यूएशन, नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये इसके 4 पॉइंट इसने बताए हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में इंटरनेशनल बिजनेस का क्षेत्र, यानी कि स्कोप कितना है, क्या है इसका स्कोप, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्कोप की बात इसमें की गई है वो इंटरनेशनल ट्रेड इसमें सबसे पहले आता है। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर वो वीडियो बनाई थी। तो इंटरनेशनल ट्रेड वह होता है जिसमें दो दो से अधिक देशों के बीच में जो भी व्यवसाय या व्यापार किया जाता है वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसके ऊपर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब है हमारे पास में जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये ऐसा है कि जब किसी देश ने स्वयं के अनुसंधान व विकास प्रयासों से टेक्नोलॉजी विकसित की है तो यह मूल देश इस टेक्नोलॉजी को अन्य देशों को उपलब्ध कराकर रॉयल्टी कमा सकता है। यानी कि इसमें यह बताया है कि एक देश किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अन्य देशों को मतलब किसी के पास में टेक्नोलॉजी है, किसी एक देश के पास में टेक्नोलॉजी है पर वो दूसरे देश को टेक्नोलॉजी दिलवाकर रॉयल्टी कमा सकता है। ये इस पॉइंट में बताया गया। अब हमारे पास में जो थर्ड पॉइंट है इंटरनेशनल निवेश का, यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का, ये इन पॉइंटों में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर कभी कभार पेपर में एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसके ऊपर नोट लिखिए। तो इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के जो ये पॉइंट है में मेजबान देश में जो मेजबान देश हैं स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो सहायक कंपनी है और या आंशिक कंपनी है इसमें स्थापित की जाती है। यानी कि आंशिक और सहायक कंपनी और आंशिक कंपनियां इसमें स्थापित की जाती हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में। तो जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ में तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हम किस चीज़ में कर रहे हैं, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो अब हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास में कंपनियां होनी चाहिए। तो कंपनी कौन सी होगी, सहायक कंपनी होगी या फिर आंशिक कंपनी होगी। अब इसके लिए यह मेजबान देश में सबसे पहले स्थापित कंपनी के साथ विलयन या अधिग्रहण के रूप में भी हो सकता है। इसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले स्थापित कंपनी यानी कि जो सबसे पहले स्थापित की गई है कंपनी उसके साथ अधिग्रहण यानी कि उससे मेंबरशिप लेने के रूप में भी हो सकता है। तो गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक भी है और ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये है इंटरनेशनल बिजनेस के लेवल क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस के लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में ये लेवल, इसके तो वैसे 5 लेवल हैं जैसे कि आपको शो हो रहा है, लेकिन कभी कभी इसमें से कभी 2 या फिर पूरे के पूरे लेवल को ही पूछ लेते हैं। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं बारी बारी। तो इसका जो पहला पॉइंट है या लेवल में है वो है उत्पाद, प्रोडक्ट। इसके ऊपर अब हम जान लेते हैं। तो ये जो हमारे पास में उत्पाद है ये है इंटरनेशनल बिजनेस।
बिना उत्पाद के नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी बिजनेस होगा, जब उसके पास में कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा, तो आप खुद सोचो, जैसे एक कंपनी है, अगर उसके पास में कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो वो किसके ऊपर काम करेगी। कि कंपनी को काम करने के लिए कोई ना कोई तो प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी वो उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगी। अब इसमें है कि इंटरनेशनल बिजनेस बिना उत्पाद के नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि बिना उत्पाद के कोई काम नहीं हो सकता है। ये इसका मेन पॉइंट है। यह भौतिक तथा यह भौतिक उत्पाद तथा सेवा के रूप में भी हो सकता है। ये गुड्स और सर्विस दोनों के रूप में हो सकता है, ये भी बात ठीक है। आगे, कोई भी देश हो वह केवल उस उत्पाद को बनाएगा जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो। कि इसमें यह बताया जा रहा है कि कोई भी देश है, जैसे कि आप ही मान लीजिए, आप किसी कंपनी का निर्माण करते हैं, आप उसके ओनर हैं। अगर आपने कंपनी बना ली और आपको यही पता नहीं है कि आप क्या करेंगे, तो वो कंपनी ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे थोड़ी ना ग्रो करेगी। कंपनी में कुछ करने के लिए आपके पास में कोई प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले आप कंपनी में आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे, और वो प्रोडक्ट सेवा के यानी कि सर्विस के रूप में भी हो सकता है और गुड्स के रूप में भी हो सकता है। और आप उस प्रोडक्ट को तब बनाएंगे जब आपको उस प्रोडक्ट बनाने से कोई फायदा होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप उस प्रोडक्ट को केवल तभी बनाएंगे जब आपको उसको बनाने से कोई लाभ प्राप्त होगा। आगे इस लाइन में बताया गया है, जब उस देश के पास संसाधनों, कौशल, टेक्नोलॉजी आदि भी उपलब्ध हो। अच्छा, आप उस प्रोडक्ट को भी तभी बना सकते हैं जब आपके पास में पूरे मतलब क्या बोलते हैं, आपके पास में सभी संसाधन होने चाहिए। संसाधन होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आपको उस वस्तु को, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बनाने के बारे में आपको ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए। तो आप जब तक आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, तो आप इंटरनेशनल बिजनेस में काम नहीं कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास में प्रोडक्ट, जो उत्पाद था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट है कीमत, प्राइस। प्राइस के बारे में अब हम जानेंगे। जो इसकी प्राइस है, अब हम सबसे पहले, अब हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, ठीक है, प्रोडक्ट बना लिया। अब प्रोडक्ट को पूरे अच्छे तरीके से बनाने के बाद में अब हम उसको बेच रहे हैं। उसके लिए कम से कम उसकी कीमत भी तो हमें निर्धारित करनी पड़ेगी, कीमत भी तो लगानी पड़ेगी उसके ऊपर। तो इस टॉपिक में जो भी कीमत का टॉपिक है, इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल बिजनेस में उत्पाद की कीमत का होना अति अनिवार्य है, यानी कि बहुत अनिवार्य है, आवश्यक भी बहुत है। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो आपको एंड लास्ट में उसकी कीमत भी तो आपको रखनी पड़ती है कि ये इतनी कीमत का प्रोडक्ट है। और आप उस कीमत को केवल तभी रख पाएंगे जब आप तभी रखेंगे जब यह कीमत, उत्पादन लागत, यानी कि जब आपने इस प्रोडक्ट को उत्पाद किया, उस उत्पादन लागत को भी निकालेंगे, वितरण लागत को भी निकालेंगे, मांग लोच को निकालेंगे, पूर्ति लोच को निकालेंगे, और जो आपका लाभ होगा उस लाभ को भी निकाल के तब आप उस प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित करते हैं। तभी प्रोडक्ट को बनाने का फायदा भी है, और तभी आपको तुलनात्मक मात्रा में लाभ होगा। उत्पाद की लागत को कम करके इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है कि जब आप उत्पाद की लागत को ही कम कर देंगे, तो आप इसकी कीमत को भी कम कर सकते हैं। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अपने उत्पाद बेचने में सहायता मिलती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई प्रोडक्ट बहुत ही महंगे होते हैं। तो कई बार कंपनियां अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाती हैं ज़्यादा मात्रा में। अगर प्रोडक्ट की कीमत कम होगी और उसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे, तो वो कंपनियां कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकती हैं, और उसको उत्पाद बेचने में सहायता भी मिलती है कीमत से ही। तो ये तो था कीमत। अब चलते हैं कि नज़दीकी। जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है नज़दीकी। अब इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। परिवहन व जैसे कि आपकी कंपनी जहां पर आप अभी बैठे हैं, मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे कि आप बैठे हैं यहाँ पर, ये तो ज़्यादा वो हो गया। आप बैठे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं, और आपकी कंपनी यहाँ पर है, और आपको अब यहाँ से इस रास्ते के थ्रू यहाँ तक जाना है।
जब आप यहाँ से इस रास्ते के थ्रू यहाँ तक जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि आप पैदल जा रहे हैं, आपके लिए कोई जाने के लिए कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है यहाँ से, कोई जिसको मतलब कोई साधन नहीं है यहाँ से आपको जाने के लिए, सॉरी कम्युनिकेशन नहीं होगा, यहाँ से कोई साधन नहीं है यहाँ से यहाँ तक जाने का। तो पहले के जब आपके पास में कोई साधन ही नहीं है यहाँ से वहाँ तक जाने का, तो आपको जाने के लिए टाइम भी बहुत लगेगा, आपका टाइम भी बहुत खर्च होगा। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए संचार, परिवहन, इन सभी चीज़ों का निर्माण किया गया है। परिवहन में आता है जो भी बस या आपके पास में गाड़ी है, मतलब व्हीकल, हर तरह के व्हीकल आते हैं इसमें। संचार, जो भी कम्युनिकेशन है आपका, आप किस तरीके से आना चाहें, वो सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि परिवहन, इसमें बताया है कि परिवहन व संचार के तीव्र संसाधनों से दूरियां नज़दीकी में बदल रही हैं। यानी कि जो दूरियां हैं, अगर आपके पास में संचार हैं, अगर आपके पास में संचार हैं और परिवहन है, तो आपकी जो दूरियां हैं, जैसे आप अगर 10 किलोमीटर, आप जो कंपनी है वो आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, अगर आप पैदल आते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास में गाड़ियां हैं, आपके पास में कोई साधन है वहाँ तक आने का, तो आप बहुत ही कम समय में वहाँ से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जो दूरियां हैं वो नज़दीकी में बदल रही हैं। नेक्स्ट आगे, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद बेचना सरल हो गया है, क्योंकि जो देश समुद्र रूट से अन्य देशों से नहीं जुड़े हुए थे, ऐसे देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में संलग्न होने में कठिनाई आती है। धीरे धीरे वे रूट भी विकसित हो रहे हैं, यानी कि जहाँ के ऐसी जगह जहाँ जाने के लिए कोई साधन नहीं था पहले, अब वहाँ पर जाने के लिए भी अब कोई ना कोई साधन अब उपलब्ध है। यानी कि अब जो दूरियां थी वो नज़दीकी में बदल रही हैं, यानी कि जो परेशानियां थी उनका भी सल्यूशन हो रहा है। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का भी विस्तार होता है ऐसे। तो ये था, इस पॉइंट में बताया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में 4, प्राथमिकता। प्राथमिकता की तरफ चलते हैं। प्राथमिकता में बताया गया है दोस्तों, जिन उत्पादों को विश्व बाजारों में प्राथमिकता प्राप्त होती है उन्हें आसानी से विश्व बाजार में बेचा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो प्रोडक्ट, जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। अब जो ए नाम का व्यक्ति है, इसका जो प्रोडक्ट है, जो इसकी कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है, ए नाम की ए जो है, जो ए की कंपनी जो है वो प्रोडक्ट तैयार करती है, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट तैयार करती है। लेकिन बी जो कंपनी है उसके थोड़ा कम अच्छा तैयार करती है। लेकिन जो ए की जो ए कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू काफ़ी है, मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत है, और बी की थोड़ी कम है। और वो इंटरनेशनल बिजनेस पर, इंटरनेशनल जो मतलब जो मार्केट है और उसकी डिमांड जो है, वो डिमांड भी ज़्यादा है, प्राइस उसका थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन डिमांड के हिसाब से प्राइस भी उसका कंफर्ट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बी थोड़ा सा उसका प्राइस भी कम है और उसकी डिमांड भी थोड़ी सी कम है। लेकिन जो इंटरनेशनल बिजनेस में ये बात है, इंटरनेशनल बिजनेस यह बात बोलता है कि विश्व बाजारों में जिसको प्राथमिकता प्राप्त होती है, यानी कि जो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट है, जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है, अगर वहाँ पर वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा है, अगर उनको वहाँ पर प्राथमिकता मिल जाती है, तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर उनको आसानी से बेचा जा सकता है। कुछ देशों की कुछ देशों के कुछ विशेष उत्पादों में काफ़ी अच्छी छवि है, यानी कि कई कंपनियां हैं, जैसे ए की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो ए जो कंपनी है, ए कंपनी जो है, इसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसकी जो छवि है मार्केट में वो काफ़ी अच्छी है। तो ये भी होना, कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस, अगर उसको अच्छे तरीके से बेचना है तो उसकी प्राथमिकता भी प्राप्त होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, तभी वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाएगा। अब चलते हैं
5 और लास्ट पॉइंट की तरफ। जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास में वो है संवर्धन, जिसको हम प्रमोशन भी बोलते हैं। अब ये प्रमोशन की तरफ अगर बढ़ते हैं, जो लास्ट पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की सफलता में संवर्धन का बहुत बड़ा महत्व होता है। यानी कि किसी भी बिजनेस को अगर प्रमोशन मिल जाता है तो पहले वो थोड़ा कम अच्छा होता है, उसके बाद में उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में। तो वो कैसे होता है, जब तक उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा तब तक ये संभव नहीं है। तो सब काम प्रमोशन का होता है। तो प्रमोशन सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, अहम भूमिका निभाता है अपनी। अब है कि संवर्धन से ब्रांड की छवि को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो प्रमोशन है, अब हम किसी वस्तु की प्रमोशन करते हैं, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मेरी कोई कंपनी है, मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ। अगर मैं अपने प्रोडक्ट की छवि को अच्छा दिखाना चाहता हूँ तो उसकी मुझे उसका प्रमोशन करवाना पड़ेगा। प्रमोशन करवाने के लिए मुझे कई तरह की एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ेगी। अब एडवर्टाइजमेंट भी तभी होगी जब मैं किसी बड़े व्यवसाय से बात करूंगा, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो बड़े व्यवसाय ही होते हैं। बड़े लेवल के जो बिजनेस होते हैं वो प्रमोशन करवाते हैं। और इसमें जैसे ये बताया है, अगली लाइन में बताया है कि बड़े व्यवसाय का संवर्धन करने के कार्यक्रम में इंटरनेट, मीडिया तथा सैटेलाइट प्रसारण से चैनल से विज्ञापन का बहुत बड़ा महत्व है। ये भी ये भी मेन बात है इसमें कि जब तक प्रमोशन नहीं होगा किसी भी वस्तु का या किसी भी प्रोडक्ट का, तब तक उसकी पहचान नहीं होती है। जैसे मैंने कोई साबुन बनाया है, जैसे मान लीजिए ये एक साबुन है। अगर मुझे इसके मार्केट में, ये मार्केट है, अगर मुझे इसकी प्रमोशन करवानी है, मुझे इसकी अगर प्रमोशन करवानी है तो मुझे इस कंपनी में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी बड़ी है और मैं यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करके अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवा सकता हूँ। एडवर्टाइजमेंट करवा के मेरे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाएगा। इससे ये होगा कि जो भी, जिसको भी मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा वो इसके बारे में जानेंगे और इसको सेल करने के बारे में या फिर परचेज करने के बारे में सोचेंगे। तो ये थे गाइस, आज का टॉपिक था ये, और आज के ये सब पॉइंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।